सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से हम आपके आगे आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 लेके लाइट का, जो कि होने वाला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एक आधी इधर उधर की डेफिनेशन, इसके आगे पीछे के बारे में बात करेंगे और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे, जो कि पॉइंट इमेजेस फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के बारे में होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिना किसी देर के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक चीज कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने आपको लास्ट पार्ट में बताया था लेक्चर नंबर 1 के, कि कुछ टर्म्स वहां पे आई थी, लाइक इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको ये पता होंगी पिछले लेक्चर से, और इसी के साथ हम आगे चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस होता है तो प्लेन सरफेस पे जब कोई लाइट की रे आ रही है, जो रे इस पे आती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे आएगी जो सरफेस पे पड़ती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद इसे पढ़ने के बाद यहां पे जो ये पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ओ, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंट रे आके पड़ी है उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन आपके पास ये इसी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, वो रे जो आके सरफेस पे पड़ रही है, दैट रे विल बी इंसिडेंट रे। जो रे वहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके गिरी है वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी मिरर सरफेस के या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन जाती है जिसको आप कहते हैं नॉर्मल। ये हो जाता है आपका नॉर्मल। ये सब हमने कवर किया है पीछे, इसलिए फटाफट बता रहा हूं। ये क्या होता है? नॉर्मल। अब होता यह है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन जाता है, इसे बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई, या फिर इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन जाता है जो हो जाता है एंगल आर। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां से आपके पास ये टर्म्स के बाद आपके पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें लॉ नंबर 1 क्या कहता है? लॉ नंबर 1 कहता है कि जितनी भी ये रे हैं प्लस नॉर्मल, कितनी रे हैं यहां पे? 2 रे हैं। कौन कौन सी रे हैं? एक तो है आपकी द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी द इंसिडेंट रे, जो पहले आ रही है। पहले है द इंसिडेंट रे। दूसरी रे कौन सी है? द रिफ्लेक्टेड रे। ये 2 रेज आपके पास प्रेजेंट हैं। एंड एक और लाइन है कौन सी? एंड द नॉर्मल। ये 3 चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों की तीनों ऑल लाई विद इन द सेम प्लेन। अब ये है क्या विद इन द सेम प्लेन? आप समझिए, इसमें 1D 2D और 3D का एक कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। 1D मतलब अगर मैं सिर्फ एक लाइन की बात करूं तो वो एक 1 डायमेंशनल लाइन है, मतलब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला हूं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? जैसे ये मान लीजिए, अब ये क्या है, इसमें सिर्फ आपको लेंथ शो हो रही है, तो यहां से और यहां तक ये एक लेंथ है, तो दैट इज 1 डायमेंशन। ठीक है, यहीं पे अगर मैं कोई और चीज ले आऊं, फॉर एग्जांपल मैं ये बुक ले लेते हैं। अभी ये बुक है, यहां पर ये बुक कैसी है? इसमें लेंथ, ये विड्थ मान ली, चलिए ऐसे लगाते हैं, ये लेंथ है, इसकी लेंथ भी है और साथ साथ इसमें विड्थ भी है। तो जब लेंथ और विड्थ 2 आ गए तो ये क्या हो जाता है? एक प्लेन बन जाता है। और ये कैसा डायमेंशन हो जाता है? 2 डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, और 3 डायमेंशन में तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, जहां पे आपका तीसरा कोऑर्डिनेट भी आएगा। अब मैं जो 3D है मैं आपको वो यहां पर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद एक 2D बोर्ड है। इसमें लेंथ है, इसमें विड्थ है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं है।
तो जो 3D वाला अगर इन केस यहाँ 3D समझाना हुआ, तो अगर आपके पास एक लाइन जाएगी एक्स एक्सिस, ये जो एक्स लेंथ पे जा रही है, विड्थ में जाएगी वाई एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस जाएगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी इधर से और बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब उसकी डेप्थ में, ठीक है। और ऐसा तो यहां कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसा बोर्ड है, 2D बोर्ड है। तो इसीलिए हमारे पास ये लाइन आती है कि चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो और चाहे नॉर्मल हो, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में रहती हैं क्योंकि वो है ही प्लेन। ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, आपकी नोटबुक जो है वो क्या है, प्लेन है। तो एट द टाइम यू आर जस्टिफाइंग दिस लॉ, आप ये कह सकते हैं कि तीनों की तीनों जो आपने बनाई हैं वो क्या है, एक ही प्लेन में है। दैट इज द प्लेन ऑफ बोर्ड, दैट इज द प्लेन ऑफ पेपर दैट यू आर राइटिंग दिस इन। जिस भी पेपर में आप लिख रहे हो वो क्या है, 2D पेपर है, तो उसमें जो होगा वो क्या है, वो एक प्लेन में आएगी, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है, ठीक है। मतलब उसमें तीसरा डायमेंशन आपके पास नहीं आएगा। उसमें लेंथ जरूर हो सकती है, उसमें विड्थ जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं होगी। दैट मींस आपके पास वो एक सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों रेज जो हैं, नहीं रेज दो ही हैं, एक लाइन है, तीनों दो रेज, और ये नॉर्मल जो है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है मिरर सरफेस के, ये हमेशा कहां रहेंगी, 2 डायमेंशनल स्टेट में ही रहेंगी। दैट मींस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सबकी सब सेम प्लेन के अंदर ही होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रही है और नॉर्मल उधर घुस गई। नॉर्मल इसी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी ऊपर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे में नहीं होगी, लाइक ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है और नॉर्मल भी इधर ही है। नॉर्मल अगर ऐसे हो जाती तो वो प्लेन नहीं होता, फिर वो क्या हो जाता, 3D हो जाता। समझ पा रहे हैं बात को। जैसे 3 मार्कर्स हैं, अभी मानो ये इंसिडेंट है, इधर आया, ये रिफ्लेक्टेड है, ये ऐसे हो गया, ये इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्टेड आया। अब अगर ये नॉर्मल ऐसे रहता तो ये 3D हो जाता, ठीक है, 3 एक्सेस को डिफाइन करता। लेकिन ये कैसा है, ऐसा है, तो ये अभी कैसा है, ये सेम प्लेन में, ये इसी प्लेन में है। देखो मेरा हाथ समझ लीजिए प्लेन है, अभी पीछे क्या है, बोर्ड है, तो बोर्ड में मैंने लाइंस बना रखी हैं। आप नोटबुक बनाओगे तो पेपर होता है। अभी मेरा हाथ है, तो ये जो हाथ है इसी के आगे तो ये तीनों लाइंस हैं, तो ये जो तीनों लाइंस हैं ये क्या है, एक ही प्लेन में है। तो यही वो लॉ कहता है। बहुत सिंपल है, बस समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट बहुत सिंपल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबकी सब सेम प्लेन में रहती हैं, वो 3D में एग्जिस्ट नहीं करेंगी इस तरह से, एक साथ वो 3D में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फिर आपका लॉ नंबर 2 आता है जो कि बहुत ईजी है। लॉ नंबर 2 ये कहता है कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to the angle of reflection। मतलब एंगल I और एंगल R आपस में क्या होंगे, एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होंगे, आपस में दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहां पे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोला गया कि एक प्लेन सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ उसने एंगल बना दिया 35, ठीक है, आपको बताना है आर, बताइए कितना है। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर कितना होगा, 35, सेम एज एंगल आई, एंगल आर इक्वल टू 35 इक्वल टू एंगल आई। मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और यही दो लॉ होते हैं आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एक होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब सेम प्लेन में रहते हैं एक साथ, और सेकेंड लॉ आपका कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, जो कि किसने कहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ ने। नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच का एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड के बीच के एंगल के इक्वल होगा। यही होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही है, इससे डिटेल में आपके पास आएगा भी नहीं ज्यादा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा बना देगा जो कि बहुत ही माइनर चांसेस है कि आपके पास आ जाए, अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। फिर आपके पास रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे थे हम फर्स्ट लेक्चर में भी, दो तरीके के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो दो तरीके के रिफ्लेक्शंस आपके पास आते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर
रिफ्लेक्शन। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को आप स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसको स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। वो रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, स्मूथ रिफ्लेक्शंस। ओके, एंड देन अगेन चलो पहले ये वाला कर देते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक स्मूथ सरफेस होगा, बहुत पॉलिश्ड सरफेस होगा, जैसे एक मिरर होता है जिसमें आपकी इमेज दिखती है। तो वो क्या करता है, जब उस पर पड़ती हैं लाइट रेज जब उस पर पड़ती हैं तो उसको सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि स्मूथ रिफ्लेक्शन एक बहुत ही हाईली पॉलिश सरफेस को हम एक कह सकते हैं एक स्मूथ सरफेस, ठीक है, और उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। दैट मींस उससे, जैसे आपके पास ऐसे एक सरफेस है, चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे बना देते हैं इनको, ऐसे आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ऐसे खड़े हुए होंगे अटेंशन की पोजीशन में। तो ये खड़े हुए, मेरे बगल में जो खड़ा है वो भी ऐसे ही खड़ा है, बिल्कुल मेरे बगल में ऐसे वो भी खड़ा है। जितने पार्टिकल्स अगल बगल खड़े हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फोकस रख के खड़े रहते हैं। अब होता क्या है, लाइट आती है, जैसे ही लाइट आई बूम मार दिया सबने एक साथ। कोई ऐसे नहीं मारेगा इधर मार रहा है या इधर मार रहा है या किधर, कैसे नहीं, सब ऐसे खड़े हैं, सबके पास एक ऑर्डर है, लाइट आएगी तो सीधा मारना है। दैट मींस जैसी आएगी आगे रिफ्लेक्ट करना है। तो सबके सब क्योंकि इसी डायरेक्शन में, कोई ऐसे नहीं है, कोई ऐसे 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 कोई नहीं है, सबके सब ऐसे खड़े हुए हैं। स्मूथ सरफेस है ना, बिल्कुल पॉलिश सरफेस है, टिप टॉप बना हुआ है वो सरफेस। तो ऐसे खड़े हुए, जैसी लाइट रे आती है उस पर ऐसे रिफ्लेक्ट करती है और वो मारते हैं, उसको एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे भेज देते हैं। कोई आ रहा है उधर से, मारा और सब उसी डायरेक्शन में चला गया, वो होता है आपका स्मूथ रिफ्लेक्शन। क्योंकि पार्टिकल सारे एक डायरेक्शन में मोशन, एक डायरेक्शन में बैठे रहते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था मुंह में। पार्टिकल्स जो हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, सबके सब एक ही डायरेक्शन में उनका पॉइंट रहता है। तो अब होता क्या है कि जैसे इस पे लाइट रे पड़ती है ऐसे, तो यहां पे जो पार्टिकल होंगे उसको मार के एक तरफ भेज देंगे तो इस तरफ आ जाती है। सिमिलरली यहां से कोई और लाइट रे आ रही है तो वो भी इधर ही आती है। दैट मींस यहां से जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। जिस पॉइंट पे पड़ेगा उस पॉइंट पे नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मल हो गया इस वाली का, ऐसे ये नॉर्मल हो गया इस वाली का, ठीक है ना। एरो जरूर बना देना किस तरफ से आ रहा है। तो ये जो बेटा ये चीजें हैं, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इनको बोला जाता है स्मूथ रिफ्लेक्शंस। जहां से आपको लाइट रे आए और एक ही डायरेक्शन में वो फेंके। ये होता है मिरर्स में, जहां आपको आपकी इमेज दिख सकती है, ठीक है ना, वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्मूथ रिफ्लेक्शन काम में आता है, ठीक। लेकिन बाकी जो जितनी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, मैं आपको दिख रहा हूं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, या फिर बुक्स दिख रही हैं आपके चारों तरफ, कुछ भी चीज दिख रही है जिसकी नॉन ल्यूमिनस है, जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है, होगी भी चाहे कैसी भी है, पर यह ज्यादातर जो चीजें आपके चारों तरफ हैं वो नॉन ल्यूमिनस है। तो वो कैसे आपको दिखती है, उनमें कैसा रिफ्लेक्शन होता होगा, क्या उसमें भी सारे के सारे ऐसे अटेंशन में खड़े रहते होंगे, नहीं। वो वाला रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, दूसरे टाइप का होता है, और उसको आप बोलते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे नहीं रहते, लाइक ऐसे नहीं रहते, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं। तो टेढ़े मेढ़े खड़े में क्या होगा कि एक पे आएगी कोई उधर मार देगा, और इधर से आएगी तो वो उधर मार देगा, कि इधर से ऐसे। उनका एक पॉइंट है कि पार्टिकल्स आएंगे और हम उनको ऐसे मारेंगे, ठीक है। अब कोई ऐसे खड़ा है तो इधर से लाइट आई, उसे देखा लाइट आई, वो ऐसे मार देगा, जबकि जाना किधर था उसको, ऐसे, है ना। लेकिन वो टेढ़ा खड़ा हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकल सीधा ना रह के हल्की सी इसमें बल्जिंग आउट बल्जिंग इन रहता है, ये होता है रफ सरफेस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस में होता है, रफ सरफेस में। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है, स्मूथ सरफेस में। ये रफ सरफेस में होता है, इसे रफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर लाइट आएगी तो आई तो यहां है, जाएगी पता नहीं कहां, मतलब एंगल सेम नहीं रहेगा। सिमिलरली इधर से लाइट आएगी, किधर चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो एक यूनि डायरेक्शन नहीं रहता है, मतलब रैंडम डायरेक्शंस में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, या फिर हम कहें तो सारी डायरेक्शंस में जो है वो रिफ्लेक्शन वहां पे हो जाता है, अगर सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। और इसी की वजह से हमको चीजें भी दिखती हैं चारों तरफ। हमें अगर कोई चीज दिख रही है यहां से, इट्स लाइक अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तभी आपको आपकी इमेज दिखेगी। अगर मैं शीशे से वहां चला गया तो मुझे पता है वहां शीशा है, लेकिन मुझे उसमें उसकी इमेज नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ सामने सामने ही फेंकता है लाइट रे। समझ पा रहे हैं, आपकी लाइट जो वहां जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर सिर्फ सामने ही आएगी, वो चारों तरफ नहीं जाएगी। अदरवाइज शीशे में आप कहीं से भी देख लेते,
है ना। लेकिन बाकी जितनी चीजें आपके कमरे में पड़ी हुई हैं इधर उधर, आपको वो किसी भी एंगल से दिख सकती हैं, चाहे आप उसे दरवाजे से देखें, चाहे खिड़की पे चढ़ के देखें, चाहे अलमीरा पे चढ़ के देखें, कहीं से भी देख लें, आपको वो चीजें हर जगह से दिखेंगी। क्यों? क्योंकि उस पे पड़ने वाली लाइट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करती है। व्हाई? बिकॉज दैट सरफेस इज अ रफ सरफेस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होता है? एक रफ सरफेस में होता है, जहां सारे सिपाही यानी कि सारे पार्टिकल्स आड़े टेढ़े खड़े होते हैं। कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई सामने खड़ा हुआ है, तो कोई इधर पंच मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई सीधा मार रहा है, तो इन ऑल डायरेक्शन देयर इज रिफ्लेक्शन। हर जगह क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हमें क्या होता है? चीजें दिखती हैं, ठीक। तो इसमें अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट करके, it is because of diffused reflection that we see all the things around us। ये इसी की वजह से है। किसकी वजह से? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही है कि हमें चारों तरफ जो चीजें हैं अपने, वो दिख रही हैं। अरे वो ना दिखे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना हो, सारे में स्मूदी रिफ्लेक्शन हो जाए, तो आपको फिर जितनी चीज़ें आपके चारों तरफ हैं वो एकदम से नहीं दिखेंगी, चारों एंगल से नहीं दिखेंगी। आपको बिल्कुल उसके सामने जाना पड़ेगा, ताकि यूनिट, जैसे शीशे के सामने जाना होता है ना, हमेशा सुबह सुबह तैयार होकर एकदम शीशे के आगे चले गए, कैसा लग रहे हैं हम, तैयार हो रहे हैं शीशे के आगे, तो वो क्या है, हम उसी के आगे भी जाते हैं। बेड में बैठे बैठे भी तो देख सकते हैं वो रहा शीशा, पर उसमें आप नहीं दिखोगे, है ना। क्यों नहीं दिखोगे आप? क्योंकि वो सिर्फ यूनिडायरेक्शन वेक्टर, मतलब उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट सिंपल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसके बाद देखिए बेटा, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस क्या होता है, ठीक है। अभी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कहा किसे जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी सब्सटेंस जो लाइट एमिट करे ना, और उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आए, या नहीं भी कर रहा है तो नॉन ल्यूमिनस की हेल्प से वहां से उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट होके आए, और वो हमें अपीयर हो, मतलब उसकी कोई इमेज बने कहीं पे, चाहे हमारी आईज में बन रही है, चाहे किसी मिरर में बन रही है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो इस समय पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर कैमरा लेंस में जा रही है, ठीक है। तो उस समय पे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अभी मैं ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन आपकी स्क्रीन में लेंस के अंदर जो है वो क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट, मतलब मैं जो ऑब्जेक्ट हूं उसका इमेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये बोर्ड है, मेरे लिए तो ये ऑब्जेक्ट है फिलहाल, खैर मेरी आंखों के लिए भी ये इमेज ही है। लाइट जो है इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों के अंदर जा रही है लेंस में, और वहां मुझे क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं उनको कहा जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, उनको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, या नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट या तो सच में ही वो बहुत छोटा है, या फिर जहां से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लग रहा है। ये दो बहुत ही सिमिलर सी चीज है। या तो आपके सामने मैंने एक डॉट लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया, ठीक है। या आप यहां से दूर कहीं, आपके बहुत दूर एक बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है, और वो बिल्डिंग इतनी छोटी लग रही है कि बहुत पॉइंट साइज है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ी दिखेगी वो। आप जिस ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाते रहते हो वो ऑब्जेक्ट उतना छोटा जाता रहता है, तभी तो स्टार्स इतने छोटे हैं, अदरवाइज इतने छोटे हैं थोड़ी वो, है ना। तो यहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, और किस तरीके से हम उसमें इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी इसके बाद आते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को तो आप एक डॉट बना के रिप्रेजेंट करते हो, आपने एक डॉट बना दिया और वही आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। जबकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको आप एक स्ट्रेट लाइन बना के करते हो जिसमें एरो अपसाइड होता है। एरो अपसाइड होने का मतलब है, ऐसा नहीं है हमेशा एरो अपसाइड ही रहेगा, वैसे ऑब्जेक्ट में अपसाइड ही रहता है, इमेजेस में ऊपर नीचे दोनों रह सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड वाला, पॉइंट को तो आप एक डॉट बना दो बस हो गया, क्योंकि वो दिखता नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो छोटा लग रहा है आपको, तो ना तो आप उसका टॉप देख पाओगे ना उसका बॉटम, तो वो आपको एक एज अ पॉइंट ही दिखता है। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में टॉप टू बॉटम आपको दिखता है प्रॉपर, तो उसका जो टॉप है वो एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जिस तरफ एरो है वो उस ऑब्जेक्ट का टॉप साइड है, और जो नीचे वाला एरिया है, टेल है जो एरो की, वो क्या है, उसका बॉटम साइड है। इस तरीके से आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को
रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जैसा भी हम इमेज बनाएंगे आगे, आप मिरर में इमेजेस बनाएंगे, आप लेंसेज में इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। आप प्लेन मिरर में बनाएंगे, देन आपके पास स्फेरिकल मिरर आते हैं, दो तरीके के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी इनकी इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी हेल्प लेंगे, और ज्यादातर जो होगा वो पहले आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के केसेस पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कैसा इमेज बनेगा। अगर आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसकी इमेज किस तरह से बनेगी आपके पास। और दूसरा जो आपके पास आएगा वो एक्सटेंडेड है, और उसके बाद तो खैर फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस हैं, कहाँ कहाँ पे रखने पे कैसे कैसे वहाँ पे इमेजेस बनती हैं। खैर ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई। पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं और नॉर्मली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। इमेजेस की बात करते हैं, इमेजेस कैसे होती हैं। इमेजेस बेटा दो तरीके की होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के, ऐसे इमेजेस भी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है, चलो इससे पहले एक चीज समझते हैं, इमेज बनती कब है, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन कब होगा। जो इमेज फॉर्मेशन है ये कब होगा, कब होगा। इमेज फॉर्मेशन तब होता है, देखो आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने लाइट एमिट करता है, चाहे फिर वो ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा, ठीक है। लाइट एमिट करेगा, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तब हमारी आंखों में आएगी, तब किसी मिरर पे जाएगी, और तब हमें क्या होगा, उसमें दिखेगा, तब उसकी इमेज बनती है बेसिकली, ठीक है। लाइक हम ऑब्जेक्ट हैं, हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो हमारे में से लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में वापस आएगी, एंड देन हमें हमारी इमेज कहां दिखेगी, मिरर पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक फिनोमेना हो गया इस तरह से। पर क्या ऐसा होता है कि लाइट वहां जाके वापस आके हमारी आंखों में पड़े और हमें इमेज दिखे, क्यों, किस कंडीशन में वो इमेज दिखती है। इमेज बनने की, फॉर्मेशन तो छोड़ो, इमेज बनने की दिखेगी बाद में जब आंखें खुलेंगी तब, लेकिन इमेज बनने की ही क्या होती है, एक माइनर सी कंडीशन होती है कि जो लाइट रेज जा रही हैं या तो उनको मिलना पड़ेगा, मिलना समझ रहे हो, क्रॉस होना पड़ेगा, ठीक है, और अपीयर्स टू मीट, या तो ऐसा लगना चाहिए कि वो लाइट रे क्या हो रही हैं, अगर खींचा जाए उन्हें तो जुड़ जाएंगी। इसको ही मैं समझा देता हूं, अपीयर्स टू मीट, ऊपर वाला तो आई नो पूरा क्लियर हो गया होगा। लाइट रे ऐसे जा रही हैं, जब तक ये लाइट रे क्रॉस नहीं होंगी ना तब तक इमेज नहीं बनेगी। जिस पॉइंट पे ये क्रॉस हो जाएंगे वहां पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक यहां से लाइट रे जा रही है, नहीं बनी नहीं बनी नहीं बनी नहीं बनी नहीं बनी, द मोमेंट ये क्रॉस करेगी, इस मोमेंट पे क्रॉस करा है ना, इस मोमेंट पे, तो ये इमेज यहां बन जाएगी, ठीक है। और जितनी दूर बनेगी उतनी छोटी बनेगी, जितनी दूर क्रॉस होगा उतनी क्या होगी, छोटी इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल मेरी इमेज है, यहां बन रही, यहीं बन गई, तो इतना बड़ा ही दिखूंगा मैं अपने आप को। अगर ये मेरा शीशा है, ऑब्वियस सी बात है, और मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं इसके आगे, तो मैं तो ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा दिखूंगा ना, क्यों, क्योंकि लाइट रे यहीं पे मीट कर रही हैं। लेकिन अगर मैं अपने शीशे से बहुत दूर खड़ा हो जाऊं तो वहां पे मैं इतना बड़ा नहीं दिख सकता जितना मैं अभी दिख रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये बात होती है लाइट रेस के मीटिंग पॉइंट पे, जहां पे वो मीट करेंगे वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यही चीज मैं समझा रहा हूं कि लाइट रे का इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब लाइट रेस क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, व्हेन दे विल मीट द इमेज विल फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हर लाइट रे मीट ही करे, क्योंकि हमारे पास जितने मिरर्स हैं ये जितने लेंस हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वो कई बार लाइट रेस को मिला तो देते हैं, कई बार होता है कि सच में ही मिल जाए, रियलिटी में मिल जाती हैं लाइट रेस जो हैं, वो जा रही हैं और वो आपस में क्रॉस हो जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दे अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट का मतलब है कि यहां से अगर ऐसा हुआ कि लाइट रे ऐसे आई और वो रिफ्लेक्ट, अब देखो मीट का मतलब क्या, अपीयर्स टू मीट का मतलब क्या, अगर एक लाइट रे ऐसे आई है और एक लाइट रे ऐसे आई है, ठीक है। अब इधर से आगे जाके ये क्रॉस कर जाएंगी, कहां पे क्रॉस करी, यहां पे। रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से नहीं, इंसिडेंट रे जो उस पर पड़ रही है, जब वो पड़ेगी और क्रॉस हो जाएगी मिरर के अंदर, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस होगी वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ये इधर गई, ये इधर गई, आगे मिली ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे घुसी और क्रॉस कर गई और इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये क्रॉस घुसती नहीं, मतलब ये इधर उधर चली जाती है,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ना कई बार ऐसा होता है कि वो इधर उधर चली जाती है। तो होता क्या है, हमें अपीयर टू मीट करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हमें अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइंस लानी पड़ेंगी जो इनको यहां पर जोड़ देगी। जिस पॉइंट पे जुड़ेंगी इमेज वहीं बनेगी। समझ आई बात? कई बार ऐसा होगा कि लाइट रे आई है और खुद से ही क्रॉस कर गई, कई बार ऐसा होगा सरफेस से टकराते ही वो इधर उधर चली गई। तो जैसे ही टकराते इधर उधर चली, जिस पॉइंट पे वो टकराई होंगी ना, हम उनको आगे मिला देंगे खुद से, लेकिन इमेजिनरी लाइंस होंगी वो। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज रियलिटी में भी बनती है और इमेजिनरी भी होती है। इमेजिनरी बोलो, इल्यूजन्स बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके से इमेज बनती है, या तो रियलिटी में बन रही होगी कि हाँ वहां पे वो इमेज प्रेजेंट है क्योंकि क्रॉस करा है सच में लाइट रेज ने, या फिर इमेजिनरी और इल्यूजन्स भी होते हैं। तो दो तरह की इमेज यहां पे होती है, जहां पे लाइट सच में क्रॉस कर रही है लाइट रेज, और जहां पे हमने कराई है जबरदस्ती इमेजिनरी लाइंस को। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस वालों को बोला जाता है वर्चुअल, क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेजेस। ये होती हैं वर्चुअल इमेजेस, जो अगर आप देख रहे हो तो हैं, नहीं देख रहे हो तो नहीं है। इट इज लाइक अगर आप शीशे के सामने खड़े हुए हो तो दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है, खड़े हो तो लाइट अपने आप अपीयर करवा दोगे वहां से, लेकिन जैसे ही आप हटोगे, क्या आप वहां रहोगे शीशे के आगे? नहीं रहोगे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज वाला प्रपोर्शन है वो वहां से हट चुका है, मतलब वहां पे अब इमेज है ही नहीं। ठीक है, देन दैट वाज एन इल्यूजन। तो मिरर पे जो इमेज बनती है, मिरर इमेजेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इल्यूजन्स होते हैं आपके। जब तक वो है तब तक है, जब तक नहीं है तो गायब है इमेज, है ना। लेकिन अगर आप मूवी स्क्रीन में जाओ, पीवीआरस में जाओ, पीवीआर जाओ, पिक्चर हॉल जाओ, जहां जाना है आपको वहां जाओ, वहां अगर आप स्क्रीन पे देखो या अपने टीवी में ही देख लो, उस स्क्रीन में आप हटो ना हटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो रियलिटी में वो लाइट रेज क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। यानी कि जो स्क्रीन पे, कोई सी भी स्क्रीन पे स्क्रीन इमेजेस जो होती हैं वो रियलिटी में होती हैं, और उनको क्या कहा जाता है, रियल इमेजेस कहा जाता है। मिरर वाली इमेजेस वर्चुअल इमेजेस है, ठीक है, इमेजिनरी इमेजेस। और जो इमेज कहां बनती है, स्क्रीन पे बनती है, उन इमेजेस को कहा जाता है रियल इमेजेस। दैट मींस रियलिटी में जो वहां पर लाइट रेज क्रॉस कर रही हैं। बहुत शॉर्ट से एक्सप्लेनेशन है कि रियल इमेजेस वो हैं जहां पे लाइट रेज सच में मीट करें। इमेज बनती ही तब है लाइट रेज जब मीट करती है, या मीट करे या फिर अपीयर्स टू मीट हो, या फिर हम खुद ही इमेजिनरी लाइंस लाएं उस पर, ठीक है, तो ही हो सकता है इमेजेस फॉर्मेशन। अगर ऐसे एक लाइट रे जा रही है और ऐसे लाइट रे जा रही है, दो पैरेलल लाइट रेज हैं, तो ये मिलेंगी ही नहीं, तो इमेज इसकी बनेगी ही नहीं। फिर बोला जाता है इमेजेस आर फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तक देखने कौन जाएगा, इन्फिनिटी पॉइंट तो नॉट डिफाइंड है ना, तो ये जब मिलेंगी ही नहीं तो इमेज बनेगी ही नहीं। तो इसको बोला जाता है इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कोई जाएगा है नहीं वहां देखने क्योंकि वो पॉइंट नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहां पे हम कंसिडर करते हैं कि इमेज बनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही है। अब इसको आप अपीयर भी कैसे करवाओगे, क्या अपीयर करवाओगे, चलो यहां से आप ऐसे कर दो, इसको सीधा सीधा ले आओ, या इधर से अपीयर करवा दो ना, तो यहां रियलिटी में इमेज जुड़ेगी, समझ रहे हो ना, तो यहां रियलिटी में ये लाइट रेज क्रॉस होंगी ना, यहां पे हम ला सकते हैं वर्चुअली। तो नॉर्मली ना यहां इल्यूजन्स भी नहीं क्रिएट होंगे इमेज के, और यहां रियलिटी में भी कोई इमेज नहीं बनने वाली है। क्लियर है? तो यहां पर ऐसा है कि या तो सच में लाइट रेज क्या करें, क्रॉस करें तो जाके इमेज बनेगी, या तो हम खुद से इमेजिनरी इमेजेस को क्रॉस कराएं तो ही आपकी इमेज बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इमेजेस दो तरीके की होती हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो स्क्रीन पे नहीं बनती, वो मिरर पे बनती हैं या लेंस पे बन जाएगी, और जो रियल इमेजेस हैं वो कहाँ बनती हैं, स्क्रीन पे बनती हैं, क्योंकि वहाँ सच में लाइट रेज जो हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हमने इस लेक्चर में ही कवर कर दिए। कल से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बाय एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और फिर हम कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स की तरफ, जो कि इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।